खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो नाम से ही पहचाने जाते हैं और ऐसा ही नाम आज हमारे साथ हैं। ये हैं पूर्णिमा महतो, जिन्हें अभी हाल ही में पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है और ये आर्चरी कोच हैं। लंबे अरसे से खिलाड़ी रही हैं और आज कोच की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो सबसे पहले पूर्णिमा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते पूर्णिमा जी, अभी हाल ही में घोषणा हुई कि आपको पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। ये घोषणा जब हुई, जब आपको फ़ोन कॉल्स आए तो कैसा महसूस हुआ? क्या उम्मीद थी इसकी? नहीं, उम्मीद तो एकदम नहीं थी। मैं एक्चुअली एक प्रोग्राम में थी डीसी सर के वहाँ पे, तो कॉल आया। इतना ज़्यादा साउंड था, नॉइज़ था, मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय से कॉल है। तो मैं हाँ सर बोलिए जी। तो बोले, तो मैं ना वो पार्ट जो मोस्ट ये वाला वो पार्ट, मतलब आप चयनित हुए या फिर आप ऑलरेडी मतलब है अच्छा। ये हमको, या फिर आप नॉमिनेटेड हैं इसमें। हाँ। ये मुझे समझ में नहीं आया। मुझे आशा भी नहीं था कि इतना जल्दी कुछ इसका रिजल्ट आएगा। तो बोले हाँ, मतलब हाँ सर। फिर मैं दोबारा उनसे पूछी नहीं। अच्छा। कि ये क्या, इतना नॉइज़ था ना। फिर हम बोले, उन्होंने कहा कि आप अपना एड्रेस कंफर्म कर लीजिए। ओके। तो किसी और के पास कॉल गए दिए। हाँ। और बोले एड्रेस बताए। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ ये एड्रेस है। तो बोले ठीक है, बधाई हो। बधाई हो। फिर मुझे लगा थोड़ा सा, मैंने किसी को बताया नहीं कि अच्छा ठीक है लेटर आ जाए, उसके बाद ही मैं किसी को बताऊंगी। घर गई, किसी को मैं बोली नहीं। फिर बाद में भी नहीं? नहीं। अच्छा। किसी को बोली नहीं, पर दीदी को मेरी बोली थी कि कुछ एक कॉल आया था, पर क्या है तो मुझे पता नहीं। अच्छा। तो बोले ठीक है, कुछ भी होगा तो कुछ अच्छा न्यूज़ ही होगा ऐसे। फिर रात को जब रिजल्ट आने लगा, सबका कॉल आने लगा, तो लग रहा था एकदम, तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मतलब हम बहुत इमोशनल हो गए थे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अभी होते तो बहुत खुश होते। मेरे मम्मी पापा नहीं है मेरे साथ, तो डेफिनेटली मतलब उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इतना सपोर्ट करते थे तो इसलिए पहुँची हूँ। तो ये मेरा हस्बैंड बहुत खुश है। मैं कॉल चालू रहा उनका, सबको, अपने फ्रेंड सभी को बताने लगे कि पूर्णिमा मतलब ऐसे सिलेक्ट हो गई है। तो उनके फ्रेंड्स भी काफ़ी ये है। पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तो फिर सब जगह खबरें आ गई कि पूर्णिमा चयनित हुई हैं। वाकई आपने एक बहुत इमोशनल बात भी की कि पेरेंट्स होते तो। इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? जहाँ तक अखबारों में पढ़ा, थोड़ा आपसे भी जाना है कि स्कूल जाती थी तो आप, तो इस सफ़र को हमारे जो दर्शक हैं उनसे साझा कीजिए, कैसे शुरुआत हुई? मैं 11 साल की उम्र से ये आर्चरी से जुड़ी हूँ। अच्छा। और मैं जब स्कूल जाती थी ना, तो वो बिरसा नगर की मैं रहने वाली हूँ, जमशेदपुर। हाँ, बिरसा नगर की। तो बिरसा नगर से मैं जब जाती थी, वहाँ एक इंडियन इंग्लिश स्कूल हुआ करता था, वहाँ पे आर्चरी हुआ करता था। तो बस मुझे पसंद था, मैं देखती थी दूर से। अच्छा। तो फिर सभी मतलब इतनी दुबली पतली और ये थी, तो मुझे लगा मैं धनुष उठा के मार पाऊंगी या नहीं। तो मैं कोच के पास खड़ी होकर बहुत हिम्मत से कोच के पास गई। अच्छा। और तब किस्पोटा सर थे, वहाँ पे गए और उनको पूछे कि मैं आर्चरी कर सकती हूँ। तो बोला दिखाओ हाथ। मैं काफ़ी दुबली, हाथ दिखा, हाँ तुम्हारा हाथ स्ट्रेट है, तुम कर सकती हो। अच्छा। तो फिर वहाँ बैम्बू बो शुरू किया हम लोग। अच्छा। तो स्टार्टिंग डेज बहुत अच्छा रहा हम लोगों का, मतलब बहुत एंजॉय करते थे उसको। अच्छा। सभी स्कूल से जब वापस आ जाते थे तो फिर हम लोग खेलने के लिए निकलते थे बाहर, मतलब बैग फेंको और दौड़ पड़े खेलने के लिए। आजकल के बच्चे नहीं जाते हैं, पर हम लोग के टाइम सब भी, एक भी बच्चे घर पे नहीं, खेलना तो जरूरी होता था। और जाते थे और वहीं बैठे रहते थे। तो और बैठे रहते, फिर जब आर्चरी शुरू किए तो वहीं जाके करने लगे। घर में किसी को पता भी नहीं था। अच्छा। कि मैं ग्राउंड में से उस ग्राउंड में चली जाती हूँ। अच्छा। फिर बाद में थोड़ा धनुष लेके जाने लगे घर। पापा बोले ये क्या है लेके आ रही हो? हम आर्चरी कर रहे। तो फिर बाद में पापा को बताना था मेरे को कि कंपटीशन है। अच्छा। बर्मा माइंस बोल के जगह पे। हाँ। तो हम मेरे को वहाँ ले चलिए। कौन ले जाएगा? पापा तो ले जाएंगे। तो फिर पापा बोले हाँ ले जाएंगे। पापा कुछ बोले नहीं। अच्छा। हाँ ले जाएंगे। फिर गए वहाँ पे और मुझे उसमें ब्रॉन्ज मिला था। ओह, शुरुआत सब जूनियर। हाँ, ब्रॉन्ज मिला। तो खूब रो रही थी मैं कि मुझे फर्स्ट क्यों नहीं मिला। यानी लक्ष्य शुरू से तय था। तो फिर पापा बोले मेहनत करो, प्रैक्टिस और करो, फिर होगा। फिर किसी कारणवश ना वो ग्राउंड बंद हो गया।
अच्छा। मतलब क्योंकि क्लब था ना, उसमें टारगेट, बॉस, स्टैंड, वो सब जरूरत होता था, तो इतना सब नहीं वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। तो बंद हो गया वो ग्राउंड। तो मैं 3-4 महीने तक बैठी रही। मुझे बहुत, पर अंदर से बहुत बेचैनी हो रही थी कि मुझे आर्चरी करना है। तो फिर बर्मा माइंस बोल के एक जगह है जहाँ बोले बीपीएम स्कूल के बाजू में एक ग्राउंड हुआ करता था। उस ग्राउंड में मैं बोला वहाँ आर्चरी होता है। तो पापा बोले इतना दूर कैसे जाओगी, तो सुबह सुबह जाना, फिर स्कूल भी जाना है ना। हाँ, स्कूल तो पापा छुड़ा के तो नहीं करने वाले, तो पापा साइकिल खरीद के दिए। अच्छा। तो काफी वो करीब 10-12 किलोमीटर है वो। उस वक्त मैं सुबह 5 बजे उठ के मैं जाती, जबकि ग्राउंड में कोई नहीं रहता था, सभी 9 बजे 9:30 बजे प्रैक्टिस आते थे। मैं जाती थी और हमारा धनुष लगाने का तो उस टाइम कुछ नहीं था। तो मैं पैर में रख के ऐसे बेंड करती थी। अच्छा। और वहाँ से जब जॉब के लिए वहाँ 5:30 बजे वॉक करके सब जाते थे ना, हर दिन एक आदमी को पकड़ती थी। अच्छा। कि मैं ऐसे फोल्ड करूंगी, आप सिर्फ एक ग्रिप, उसमें हुक रहता तो उसमें लगा दीजिए, फंसा दीजिए। तो ऐसे करके किया और फिर बंद करते टाइम खोल लेती थी, बट लगा नहीं पाती थी। तो फिर वही चलता रहा, मतलब ऐसे ही करते रहे। फिर वहाँ से घर आती थी 9:30 बजे ख़त्म करके। फिर जब घर पहुँचती थी खाना वाना खा के, क्योंकि हमारा स्कूल 11:30 बजे से। तो फिर स्कूल जाती थी और स्कूल एकदम बीच में था, मतलब इधर से इधर, इधर से। तो मेरे को घर जाके फिर स्कूल वापस, फिर ऐसे होते रहा। इस सफर की शुरुआत हुई। स्टार्टिंग काफी, ये जब अच्छा करने लगे, पेरेंट्स भी काफी सपोर्टिव थे, कभी किसी चीज के लिए कभी नहीं रोके। ऐसा कहा जाता है कि ये तो लड़कों का खेल है, तुम लड़की होके कैसे, ऐसी कोई बंदिशें हुई? नहीं। वाह। मेरे पापा इसमें कभी कोई नहीं बोले। हाँ, आजू बाजू सभी बोलते थे कहाँ जाती है, क्या करती है, पर पापा को कुछ नहीं करने दो, मतलब कभी नहीं रोके मुझे। तो ये स्कूल से जो सफर शुरू हुआ आपका, आगे कैसे बढ़ा? 10th जब दे दिए, 10th देने से पहले एक जमशेदपुर में एक टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें मैं ठीक की थी, तो मुझे सीनियर टीम में चांस मिला था। अच्छा। तो तब मैं 10th में पढ़ती थी। तो सीनियर टीम में जब गई तो सीनियर टीम का रैंक मेरा अच्छा था। तो उतना बहुत अच्छा नहीं, पर टीम हमारा गोल्ड लिया था। बट जब इंडिविजुअल रैंक है वो मेरा 12 नंबर था। अच्छा। 16 प्लेयर क्वालिफाई सिलेक्ट हुए थे टीम के लिए, टीम मतलब नेशनल कैंप के लिए। तो फिर एग्ज़ाम दे दिए। मार्च के बाद अप्रैल से मैं चली गई। अप्रैल नहीं, मतलब थोड़ा मुझे लगता है जुलाई अगस्त में हम लोग का कैंप हुआ, हम लोग गए। वो 92 का मुझे लगता है कैंप लगा था। हाँ, 92 में ही। उसके बाद मैं वहाँ गई तो प्रैक्टिस अच्छा मिला, सब कुछ अच्छा मिला, एक्सपोजर मिला। हाँ, एक्सपोजर, और सुबह शाम प्रैक्टिस मिलता था, नहीं इधर तो एक ही टाइम मिल रहा था। सुबह शाम मिला तो अच्छा हुआ। तो फिर मैं 93 में इंडियन टीम में आ गई। और पुणे में भी आपने बहुत सारे पदक लिए। हाँ, 94 शायद सारी स्पर्धाओं का पदक आपको मिला था। उसके बारे में भी बताएं। उससे पहले मैं सब जूनियर चैंपियन बनी थी एक बार, जब 89 में। अच्छा। 89 में मैं सब जूनियर नेशनल चैंपियन बनी थी फरीदाबाद में। तो मुझे उसमें बहुत सारा गोल्ड मिला था, और उसमें भी बहुत सारे अलग अलग ये में, लाइक एक सूटकेस, तो घड़ी, तो ये भी था, गिफ्ट्स भी था। तो काफ़ी मज़ा आया था। और उसके बाद मैं जूनियर भी खेली। फिर उसके बाद मेरा ये सीनियर में, मतलब मुझे धनुष बहुत अच्छा मिला कैंप में रह के जी। तो फिर मुझे वो मतलब पटरी पे फिर मैं नेशनल गेम्स गई। जबकि धनुष मुझे मिलके मुझे लगता 15 दिन ही हुआ था। अच्छा। मैं वहाँ गई और मारते गई। मतलब पहला गोल्ड लगा, फिर सेकंड भी गोल्ड लगा। मतलब पहले, अभी तो जैसे 70 मीटर है ना, पहले हम लोग का 70, 60, 50, 30 हुआ करता था। तो सारे डिस्टेंस में गोल्ड था। फिर टीम भी गोल्ड, इंडिविजुअल भी गोल्ड। फिर मैं बेस्ट प्लेयर बनी थी वहाँ के, मतलब पूरा गेम्स के। तो वो काफ़ी अच्छा रहा। और मैं स्टार्टिंग से ही बोलूँगी कि जैसे मैं क्लब खेलती थी, तो वो क्लब हमारे वहाँ CDNSW, अच्छा, टाटा स्टील का ही क्लब, तो वो सपोर्ट करते थे। जैसे कभी ट्रैवल करने गए, नेशनल खेलने गए, टीम में जा रहे तो कुछ किट्स का कुछ पैसे, तो वो सब। मतलब आर्चरी का तो इक्विपमेंट्स भी बहुत महंगा होता है। इक्विपमेंट्स तब नहीं मिलते थे। मेरे पापा 3rd हैंड बो खरीद के दिए थे। उस जमाने में भी वो पैसे, काफी पैसे थे। हाँ, उससे मैं आगे बढ़ी हूँ। उस जमाने पापा कभी पैसे के लिए नहीं रोके मुझे। बोले पापा खरीद दीजिए,
तो पापा बहुत गए इधर उधर की चलो किसी से मिल जाए तुमको, पर उतना सपोर्ट कोई नहीं। उस जमाने में वो 15,000 का था। काफी महंगा हुआ करता था जी। 89 उसमें 15 बहुत कम, काफी कीमत। पापा कहीं से जुगाड़ करके नहीं तुमको खरीद देंगे, डोंट वरी। पापा खरीद दिए, फिर वहीं से जो निकले मतलब मेरा, मुझे लगता है मेरा लाइन बना। सभी बोलते मतलब क्या गेम कर रही हो, आर्चरी, खड़े खड़े तीर मारना, मतलब उस जमाने में एथलेटिक्स सब करते थे। एथलेटिक्स मैं स्कूल में करती थी जी, मतलब स्कूल स्पोर्ट्स में, बट कभी सोचे नहीं। तो फिर एक बार मतलब हम लोग करोगे तब पता चला, सभी को यही बोलते थे। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक उस रास्ते में जाए तो पता नहीं चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मैचेस भी आप खेली क्या, बाहर भी? मतलब क्या 93 में मैंने एक अभी एशिया कप उसका नाम हुआ, पहले इंटरनेशनल मीट था। अच्छा। तो वो बैंकॉक में हुआ था, फर्स्ट टाइम हम गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने टीम गोल्ड जीता था जी। और फिर उसी इयर्स में मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेलने गई। तो हर बार क्या होता था कि सभी लोग उतने अच्छे स्कोर नहीं होते थे, या फोर्थ मेंबर बहुत खराब हो जाते थे, थर्ड मेंबर, तो रैंक ऊपर नहीं होता था। जिस बार मैं गई उस बार हमारा रैंक भी फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में 16 प्लेस में आई थे। मतलब तब, अभी तो बहुत अच्छा हमारा रैंक है, पर उस टाइम गए थे। तो फिर ऐसे करके टूर्नामेंट के लिए वो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के लिए हाँ, और ऐसे इनविटेशन मीट हमारे टाइम तो साल में एक कंपटीशन, जिस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप है उस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड एशियन चैंपियनशिप एक ही ईयर में होता है, तो मिलता है। नहीं तो साल में सिर्फ एक कंपटीशन हम लोग खेलते थे। अब भी जैसे इतना एक्सपोजर है कुछ, हाँ, उस टाइम में बस एक, मुश्किल से लगातार टूर्नामेंट्स होते हैं। उसके बाद आप कोचिंग से जुड़ गए? हाँ, तो उसके बाद मैं बता रही हूँ, मेरा जब नेशनल गेम्स में बहुत अच्छा हुआ तब मैं 18 की नहीं हुई थी। अच्छा। हाँ, और मुझे जॉब ऑफर आ गया। वाह, सबसे सैटिस्फैक्शन तो मतलब मुझे 2-3 जगह से आया था, पर टाटा स्टील ने घर ही में था, पापा भी टेल्को में जॉब करते थे। अच्छा। तो मुझे लगा कि टाटा स्टील अगर मुझे जमशेदपुर पोस्टिंग दे देंगे तो मैं यही ले लूँगी। बाकी सब रांची था, ये किरुबुरु था सेल में, तो मैं सोचे यहीं कर लूँगी। फिर बोले तो फिर मैं 18 की नहीं हुई थी तो 3-4 महीने मुझे कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया। अच्छा। फिर मैं 94 एशियन गेम्स में जाने वाली थी, उससे पहले जब मैं 18 की हो गई, नेक्स्ट डे में मुझे जॉब मिल गया, और मैं अभी मतलब 30 इयर्स कंप्लीट करने वाली हूँ जॉब में। बहुत बड़ी बात है कि और जो भी है बोले, जितना भी अपॉर्चुनिटी मिला है मुझे, मेरे फर्स्ट तो मेरे पेरेंट्स है, उसके बाद टाटा स्टील। मतलब टाटा स्टील ने काफ़ी, मतलब अगर ये रास्ता मैं नहीं पकड़ती, मैं भी नहीं आती, तो मुझे जॉब नहीं मिलता, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी बिल्कुल सही है कि अभी तो बहुत सारे बहुत सारे कि जो और उससे जॉब भी कम थे। मतलब जॉब ऐसे नहीं थे, सेल में थे कुछ, या फिर ये गिने चुने हैं एजीज में, और यही सब जगह पे नौकरियां रहती थी। एकदम। अभी तो बहुत अच्छे मौके हैं आपके, बहुत सारे जो कहें तो जूनियर बच्चे जो हैं और फिर बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। फिर 96 में टाटा आर्चरी ओपन हुआ था। उसके बाद मैं 2000 से वहाँ की एज ए कोच मैं बनी, और एज ए इंडियन टीम की कोच भी 2000 से ही हूँ। बीच में 1-2 साल गैप है, पर कंटिन्यूअसली हूँ, और इसलिए मिला कि टाटा आर्चरी एकेडमी खुला, और उससे बच्चे अच्छे मतलब सब कुछ प्रोवाइड करते, क्योंकि हमारा इक्विपमेंट इतना महंगा है ना कि क्या बोल, मतलब घर से करना एक खिलाड़ी के लिए, ऐसे सामान्य खिलाड़ी के लिए मुश्किल है उसे अफोर्ड कर पाना। अभी देखिए बहुत अच्छे फैमिली के बच्चे आ रहे हैं, तो इजीली खरीद पा रहे हैं। बट इनिशियल स्टेज में मतलब सबसे पहला तो टाटा आर्चरी एकेडमी है, जो एक एकेडमी खुला है जो आर्चरी का। जी हाँ, बिल्कुल। एक खिलाड़ी की भूमिका और एक कोच की भूमिका बिल्कुल अलग हो जाती है। खिलाड़ी सीखता रहता है, निरंतर सीखता है, और यहाँ कोच सिखाता है। आपको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है। कोच की भूमिका कैसी है? द्रोणाचार्य अवार्ड पाने के बाद की खुशी कैसी थी? देखिए, जब स्टार्टिंग में कोच मतलब 2000 में बने, काफ़ी मतलब ओनली 26 या 27 ईयर्स की थे। तो मुझे बहुत खेलने का मन था कि मैं और खेलूं, पर ऐसे मुझे मौके नहीं मिले, तो मैं सोची कि चलो ठीक है, कोचिंग करती हूँ, उन लोगों को सिखा दूँ, मैं जो कर नहीं पाई मैं भी इन लोग करे। तो
प्लेयर होने का टाइम क्या है, अपने ऊपर सब कुछ रहता है। जी। खुद करो, खुद अपना डिसिप्लिन सही रखो। कुछ बच्चों को समझना पड़ता है पहले। बिल्कुल, कि आप जो जिसको सिखा रहे हैं उसका मेंटल स्टेटस क्या है, उसका सब चीज जानना जरूरी है। वो गुस्से से ठीक होती है या फिर उसके साथ प्यार से बोलना है, तो सब चीज कोच मतलब तब धीरे धीरे मैं इसके अंदर घुसते गई कि हमको क्या क्या चीज करना है। मैं उसके पूरा सब चीज किसको डांटने से अच्छा करेगा, किसको कैसे सिखाना क्या है। फिर साइकोलॉजी, अगर आप कोच और प्लेयर का बॉन्डिंग अच्छा होता तो साइकोलॉजी भी उसका स्ट्रांग होता है। बिल्कुल। तो ऐसे होते गया तो फिर चांस मिलते गया और मैं करते गई। क्या बोलूं, भगवान का में भी बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर और मम्मी पापा का कि मेरा लाइन ऑलवेज बना। और मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मतलब अवार्ड और इसके लिए मैं करूं, पर ऐसे अपॉर्चुनिटीज आते गए। और क्योंकि मैं एज ए कोच 3 ओलंपिक मतलब बीजिंग 2008 और 12 में लंदन और रियो और तीनों गई थी। इस बार देखते हैं हमारा प्लेयर कितने क्वालिफाई करते हैं। जी बिल्कुल। उस हिसाब से इस बार की क्या उम्मीदें हैं? इस बार अच्छे हैं और अंकिता, भजन, कोमलिका, दीपिका, इन लोग सभी टॉप रैंक में चल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। और आशा करते हैं कि क्वालिफाई हो जाना चाहिए। बॉयज़ का एक सीट खाली मिला है, पर टीम मुझे लगता है एकदम क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत अच्छा है, हमारा भी इंडियन टीम काफ़ी अच्छा है, अच्छे पोजीशन पे है। द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें, जब उसकी घोषणा हुई, क्योंकि जब आप कोच बनी, 26 साल की आयु में कोच बनी, एक खिलाड़ी के अंदर जो है एक कोच जिंदा हुआ, वो कोच, और उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड की घोषणा, वो पुरस्कार पाना, कितना आपको सेटिस्फाइड करता था वो? मुझे लगता है कि अवार्ड मिलने के बाद और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। मुझे और अच्छा से काम करना है और अच्छा मतलब खरे उतरना है। जो हमको जो मिला है उसका एक मतलब एक रिस्पेक्ट है, वो पूरा रहे। तो इसलिए और अच्छा से काम करते हैं और जिम्मेदारी बढ़ जाती है और मतलब सब चीज बढ़ जाता है। मतलब आपका बोलने चालने एवरीथिंग, आपका स्टेटस एवरीथिंग बढ़ जाता है। आप तो बहुत मृदुभाषी हैं, क्या आप अपने स्टूडेंट को डांटते भी हैं? क्योंकि बहुत जब भी मैं मिली, हंसते मुस्कुराते ही हम मिले हैं और सबसे आपको मैंने देखा है वैसे ही हंसते मुस्कुराते मिलते हुए। डांटती भी हैं क्या? ऑफ कोर्स मतलब जब ग्राउंड में रहते तो अलग है जी, और मतलब बाहर में है तो उन लोगों के साथ फ्रेंड जैसे रहे, पर ग्राउंड में रहते तो एकदम सब चीज डिसिप्लिन। अगर कुछ खराब हो तो डांटना तो पड़ेगा, नहीं तो उन लोग भी उस रास्ते पे कैसे आएंगे। जैसे मैं जब छोटी थी तो मेरे साथ मतलब सीनियर दीदी भैया लोग सब थे, तो उन लोग बहुत मुझे कंट्रोल करके रखते थे। नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे वहां नहीं जाना। तो इसलिए मेरे को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते थे। मैं भी चाहती हूँ कि इन लोगों को एक लेवल तक पहुंच जाए, उसके बाद जो करना है करे, अपना लाइफ का एक स्तर बड़ा करे। कि आप मम्मी पापा का भरोसा से आए हैं, सबसे पहले तो बच्चों को अपने मम्मी पापा से कभी झूठ बोल के कोई चीज नहीं करना चाहिए। एकदम मम्मी पापा का सब चीज बताना चाहिए, तभी मम्मी पापा सब खुल के सब कुछ बात। हाँ, अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है, पढ़ाई करना है या कुछ करना है, तो मम्मी पापा को बोले कि मुझे इसमें अच्छा लग रहा है, हम करें। तो मुझे लगता है ये जितना खुल के रहेंगे उतना अच्छा। मैं पापा को सब बताती थी, मम्मी भी कभी रुकी किसी चीज के लिए नहीं। मतलब मैं सुबह जाती थी, जब मैं थोड़ी सा पढ़ाई तो मेरे बीच में काफी रुक गया। 10th के बाद तो मैं 12 तो मुझे लगता है 6 साल बाद कंप्लीट किए, फिर ग्रेजुएशन उसके बाद कंप्लीट किए, तो काफी टाइम लगा। पापा कभी बोले नहीं, पापा बोले कंप्लीट कर लेना पूरा पढ़ाई, अच्छा रहेगा तुम्हारे लाइफ के लिए, बस एक वो भी रहेगा। तो बस और मम्मी जैसे सुबह निकल रहे तो उठ के टिफिन पैक कर देना, क्योंकि मैं एक ही बार प्रैक्टिस करके जब आती थी, मतलब जब 10th हो गया मेरा, कैंप से वापस आते थे तो सुबह निकलते थे और फिर शाम को वापस जाती थी। तो मम्मा पूरा ब्रेकफास्ट और लंच पूरा पैक करके देना। रोटी भले रोटी सब्जी लेके आ रही हूँ, बट सब कुछ तो बना के। मतलब एक बच्चा ही नहीं तैयार होता है, खिलाड़ी ही नहीं तैयार होता है, उसके साथ उसके माँ बाप का परिश्रम भी होता है। हाँ, एकदम। और कोच, शुरुआती कोच के बारे में, क्योंकि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से हुई, और अभी आप भी कोच है, आपको बचपन में जैसा कि आपने बताया कि स्पोर्टा सर और किसी से भी हाँ, जैसे PN दास सर है, फिर JG बैनर्जी है,
फिर कैंप में गए तो हमारे सोमिंदास सर थे, तो मेरे को सभी ने एक जगह गए तो सभी ने मतलब सभी ने मुझे थोड़ा थोड़ा सिखाया है। सभी गुरुओं को मतलब प्रणाम करती हूँ कि इस जगह मुझे आज पहुंचाए। सभी का हेल्प है, सभी मतलब ऐसे कोई पर्सनल मुझे नहीं कि एक ही पर्सनल कोच ने टेक केयर किया, बट हाँ जिस स्टेप में गया जहाँ जिसने किया उसके पास है कुंडूदास सर है, वो सभी ने, मिली मैडम, रूमा मैडम, सभी ने मुझे थोड़ा थोड़ा सिखाया। तो सभी का आशीर्वाद है मेरे पास, तो इसलिए आज मैं इस जगह पहुंची। आप काफी सशक्त हैं। एक और बात है जीवन में और हाँ जी आप बोलिए। मतलब कभी भी मैं ऐसे नहीं रही हूँ कि मैं किसी से सीख नहीं सकती हूँ। मैं एक बच्चा, अभी भी मैं कुछ भी चीज़ हूँ जो अच्छा पार्ट है, अगर मेरे बच्चे में भी मतलब मेरे स्टूडेंट में भी कोई चीज़ अच्छा है, कोई चीज़, तो हम बोलते सीखने का कोई उम्र नहीं होता। अगर हम उससे भी सीख सकते तो वो भी बहुत बड़ी बात। तो मैं सीखने की कोशिश करती हूँ। मैं भी उसका, सबके पास सब एक एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो मैं सबसे सीखने की कोशिश करती हूँ। माँ बाप के सपोर्ट की बात हुई, परिवार का सपोर्ट, पति आपने बताया ही कि जैसे घोषणा हुई तो सबको खबर किया गया, कितना सपोर्ट मिलता है? अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो यहाँ तक नहीं पहुँचती। एकदम नहीं पहुँचते। मेरा हस्बैंड देखिए स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है नहीं, मेरे मतलब इन-लॉज का फैमिली कोई स्पोर्ट्स नहीं है, मेरे फैमिली में भी कोई स्पोर्ट्स नहीं है। वो तो प्रोफेशन मतलब इंजीनियर है, उन्होंने बीआईटी मिश्रा से पास आउट किए हैं। और वो अभी मैरिन का कोर्स कर मैरिन में ही है। और मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ काफ़ी सपोर्टिव है। हस्बैंड सपोर्ट करते तो सभी फैमिली आपको सपोर्ट करेंगे और बहुत अच्छे से। जैसे मैं पता है छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के चली जाती हूँ, मैं सालों भर बाहर ही रहती। मेरा बेटा, मुझे याद है मेरा बेटा 7 महीने का था। मैं छोड़ के लंदन चली गई थी। और फिर बेटी को भी मैं 11 महीने से छोड़ के यहाँ रहती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि दोनों को साथ लेके चलूँ। तो दोनों आर्चरी करता है, लड़का भी और लड़की भी। लड़की को ये सब चीज़ कराते हैं, हॉर्स राइडिंग भी करती है, थोड़े स्केटिंग भी करती है, तो सब चीज़ जानना जरूरी है। आर्चरी भी करती है और बेटा आर्चरी, वो भी सारे गेम थोड़ा बहुत किया, अभी आर्चरी में फोकस कर रहा है। तो अभी 11th में है, देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है। बट हम भी चाहते हैं कि मेरे मम्मी पापा जैसे सपोर्ट किए, जो भी किए हैं, हम भी मेरे बच्चों को ऐसे सपोर्ट करें। और डेफिनेटली पढ़ाई के साइड है, मेरा हस्बैंड तो बच्चे लोगों को बोलेंगे कि पढ़ाई भी साथ में जरूरी है, बट बहुत सपोर्टिव है। बिल्कुल, तभी जाके आज इस जगह में हाँ, बिल्कुल आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। एक और बात, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब इंसान चाहता है, नहीं चाहता है, कोई ऐसा पल जब लगा ना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि होता है परिस्थितियाँ आती हैं, या कोई ऐसा कटु पल जो आपको याद रहे आजीवन, जिससे आप सबक लेकर आगे बढ़ी? देखिए ऐसे तो बहुत, अगर कठिनाई नहीं आएगी तो आप तो आगे बढ़ने नहीं सीखेंगे ना। बहुत आए, ऐसे नहीं है कि नहीं आए बोल के, बहुत ऐसे टाइम आए कि अभी छोड़ देना चाहिए, मेरे को थोड़ा फैमिली देखना चाहिए कि मैं यहीं जॉब करूं। फिर लगता है कि जिन लोगों को मैं सिखाई हूँ उन लोगों का भी कुछ आशा है कि मैं उसको उस जगह में जाके उस जगह पहुँचाऊँ। नहीं बोलते हैं तो नहीं मैडम आप नहीं जाएंगे तो कैसे, तो अच्छा नहीं लगता कि मेरे भी, वो भी मेरे बच्चे हैं, मैं एकदम बच्चे की तरह रखती हूँ उन लोगों को। तो मुझे लगता है कि अगर मैं जाके उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, वो इंडियन टीम में चांस मिल जाए तो ठीक है, इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। बहुत बार ऐसे लगा, लेकिन ऑब्स्टिकल अगर आप पार करके नहीं जाएंगे तो फिर वो वाला पार्ट भी नहीं है। और लाइफ तो यही है, मतलब जब तक आपको चुनौतियाँ नहीं मिलेगी आपको आगे बढ़ने का, वो बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। तब आसान रास्ते में चलना उतना आसान नहीं लगता है जितना कठिनाई भरे रास्ते में। बिल्कुल सबको लगता है कि मतलब कि देखो 2 बच्चे को छोड़ के खाली अपने ये में काफ़ी मतलब मुश्किल होता है, बट मुझे लगता है कि उन लोग भी बन जाएंगे। बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, आप अपने बच्चों को कर रही हैं, सिर्फ अपने ही बच्चों को नहीं, साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सपोर्ट कर रही हैं। झारखंड में आर्चरी की अपार संभावनाएं हैं। अगर देश के अन्य राज्यों की बात करें उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं यहाँ पे। यहाँ के युवा या बच्चे कब से सीखना शुरू करें, उनके लिए क्या कुछ सुझाव आप देती हैं कि कैसे इस खेल में आगे आए?
8-9 साल से तो एकदम स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग को बेसिक जो लगता है ना, वो बेसिक काफ़ी 3-4 साल बहुत खटना पड़ता है, क्योंकि हमारा पूरा गेम जो है पूरा टेक्निक बेस्ड गेम है। तो टेक्निक को परफेक्शन अगर आप थोड़ा सा बाद में आए, लाइक 11th-12th में आए, तो उसको 4-5 साल चला जाएगा, तो पढ़ाई में भी नहीं कर पा रहे ठीक। तो अगर आप 8 साल से शुरू करें तो 10th तक आपको पता चल जाएगा आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, कैसे करना है। तो इसलिए स्टार्टिंग करें। हाँ, थोड़ा महंगा गेम है, पर अभी बहुत सारे लो रेंज के बो आए हैं। तो वो बिगिनर्स बो जो 10-15 हज़ार में बिगिनर्स बो, रिकब बो, कंपाउंड बो सभी आए हैं, वो स्टार्टिंग में खरीदे। उसके बाद जब फॉर्म ठीक हो जाए उसके बाद महंगे बो खरीदे। जी बिल्कुल। तो वो अभी कर सकता है। झारखंड में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, काफ़ी सपोर्टिव है झारखंड के गवर्नमेंट भी, क्योंकि इतने सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं हमारे। हाँ, ट्रेनिंग सेंटर है, फिर एक्सीलेंस सेंटर है, बहुत सारे चल रहे हैं, तो बच्चे भी डेफिनेटली आगे आएंगे। अभी तो शुरू ही हुआ है। तो आर्चरी एक ऐसे गेम है ना, 3-4 साल ही बाद आपको परफॉर्मेंस देखने मिले, तो लगे रहना पड़ता है। हम तो मतलब मेरा एकेडमी में बच्चे लोग 6 बजे से रात के 10 बजे तक, मतलब 6 to 7:30 से फिजिकल एक्सरसाइज, फिर 8:30 to 12 तक ट्रेनिंग प्रैक्टिस, आर्चरी प्रैक्टिस, फिर 2:30 to 5:30 या 6 o'clock तक। उसके बाद मे बी जिस दिन जिम रहता है जिम करते, नहीं तो फिर नाइट प्रैक्टिस है। 8:30 to 10 o'clock तक नाइट प्रैक्टिस है। तो ये कंटिन्यू जो जितना मतलब कम से कम 4 to 500 एरो शूट करना है डेली, तब जाके आप उस लेवल में। पर स्टार्टिंग डेज में नहीं, स्टार्टिंग में 100-150 करके बढ़ाना है। जैसे जैसे उसका मतलब अपना पावर बढ़ेगा। फिर बहुत टेक्निक गेम है और इक्विपमेंट बेस्ड गेम है, तो आपको इक्विपमेंट भी जैसे बचपन में बहुत कम पाउंडेज बोलते हैं, जैसे ड्रॉ करने का पावर है ना, वो कम लेना चाहिए, ताकि स्टार्टिंग में लेंगे ज़्यादा पाउंडेज तो हाँ, फिर टेक्निक मिस्टेक आ जाए। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ेंगे तो बहुत सारी संभावनाएं हैं यहाँ पर, यहाँ के बच्चों के लिए, क्योंकि गढ़ है आर्चरी का। और जिस तरीके से आपसे बातें हुई और पद्मश्री पुरस्कार के लिए आप चयनित हुई हैं, आपको हार्दिक बधाई। और ये उम्मीद करते हैं कि जब आप पुरस्कार प्राप्त कर लेंगे तो फिर हम यूं ही बैठेंगे और अपने दर्शकों से मुखातिब होंगे। एक बार फिर से बधाई, ढेरों बधाई, और स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।